हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। रात बहुत हो गई है लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। रात क्या, सुबह होने वाली है 4 बजे। तो ये सारा पेंडिंग पड़ा हुआ था क्योंकि मेरा हाथ कट गया था। तो अभी हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग का जो प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 218 में है। 18 नहीं, 280 में, 280 में वित्त आयोग के बारे में है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है प्रति 5 वर्षों पर। और संरचना जो होती है, इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आवाज़ अच्छी आएगी। तो इसमें जो योग्यता होती है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इस 4 सदस्यों की जो योग्यता होती है वो इधर लिखी है, और एक अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है वो इधर लिखी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है। जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वित्त आयोग में। सदस्य एक की योग्यता क्या होती है। यदि वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। सदस्य दो, जिसे वित्त या उन लेखों का ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। फिर एक है सदस्य तीन, जिसे वित्तीय प्रशासन का ज्ञान हो। और सदस्य चौथा जो है, जिसे अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी हो। तो ये 4 सदस्यों का जो है आपकी योग्यता हो गई। कौन कौन सी। अध्यक्ष की योग्यता सार्वजनिक मामलों में अनुभव हो। और सदस्य एक की योग्यता हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य दो की योग्यता जिसे वित्त एवं लेखों का ज्ञान अनुभव हो। और सदस्य तीन की योग्यता जिसे वित्तीय प्रशासन का ज्ञान अनुभव हो। और सदस्य चार की योग्यता जो अर्थशास्त्र के विषय में जानता हो। एक सार्वजनिक, एक अर्थशास्त्र, फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और इधर वित्तीय लेखों का ज्ञान और वित्तीय प्रशासन का ज्ञान। इधर दूसरा लेखा और तीसरा प्रशासन। तो इस तरह से। तो मेरे साथ देखो, अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों में, पहला सदस्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, दूसरा वित्त लेखा का जो लेखा का ज्ञान है, वित्त प्रशासन का ज्ञान, और पांचवा है अर्थशास्त्र के विषय का ज्ञान। तो ये हो गया पांचों की योग्यताएं हो गई वित्त आयोग में। और वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए ही गठित भी किया जाता है। 5 सदस्य भी होते हैं, ये समझ लो। एक अध्यक्ष को लेकर 4 सदस्य। तो वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है वित्त आयोग। कौन कौन से। पहला है केंद्र सरकार की आय का राज्यों के बीच बंटवारे के संबंध में, मतलब कैसे बंटवारा किया जाए राज्यों के बीच। दूसरा है उन सिद्धांतों के विषय पर जिनके आधार पर केंद्र राज्यों को सहायता या अनुदान देती है, जैसे कि आर्टिकल 275 में इसका वर्णन है। उन सिद्धांतों के विषय पर जिनके आधार पर केंद्र राज्यों को सहायता या अनुदान देती है, उन विषयों पर भी राष्ट्रपति को ये वित्त आयोग सुझाव देता है। तीसरा है राज राज्यों के वित्त आयोग द्वारा पंचा पंचायतों की वित्त स्थिति को मजबूत करने के लिए दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के संचित निधि को मजबूत करने बनाने के उपाय सुझाव देना। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मतलब कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, जो पंचायत है उसकी वित्तीय स्थिति, उसके धन को मजबूत बनाने के लिए क्या करता है, ये सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के संचित निधि को मजबूत बनाने की उपाय सुझाता है। और सेम चीज़ इसमें है, लेकिन यहाँ नगर पालिका हो जाएगा, नगर पालिका का हो जाएगा। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राज्य वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने का उपाय सुझाता है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निर्धारित है। पांचवा है राष्ट्रपति जो विषय सौंपे उस पर सुझाव देता है। राष्ट्रपति जो विषय सौंपे हुए वित्त आयोग को, उस पर भी वित्त आयोग उसे सुझाव देता है। फिर आर्टिकल 281 है वित्त आयोग का रिपोर्ट। तो राष्ट्रपति को सौंपता है, तथा जो प्रेसिडेंट है, अब रिपोर्ट जो है पहले राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग क्या करता है, अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और ये प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो संसद के दोनों सदनों में रखवाता है इस रिपोर्ट को। तो अब वित्त आयोग की समीक्षा करेंगे। कार्य हो गया कि मतलब केंद्र सरकार की आय को राज्यों के बीच बंटवारा, फिर राज्यों को जो सहायता अनुदान देता है उस कैसे दिया जाता है उसका परामर्श, पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए, और राष्ट्रपति जिस विषय पर सौंपे उस विषय पर कानून। और ये वित्त आयोग रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाता है दोनों सदनों के। समीक्षा क्या है,
तो समीक्षा में दोनों होता है, आलोचना और। तो वित्त आयोग समय समय पर अपनी सिफारिशों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। विगत वर्षों में वित्त आयोग के महत्व में निरंतर वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने समय समय पर वित्त आयोग को सौंपे जाने वाले मात्रा में वृद्धि की है। माने राष्ट्रपति हमेशा बार बार इसको सौंप रहे हैं वित्त आयोग को कि चलो इस पे परामर्श दो। और इसकी भूमिका काफ़ी भी वित्तीय संबंधों में, इसके जो राज्य और केंद्र के बीच संबंध है उसको बनाने में भी इसकी भूमिका काफ़ी रही है। और 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्वारा सौंपे विषय आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर प्रभावी सिफारिशें दी हैं। और इस प्रकार वित्त आयोग भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने में अपने प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। फिर आर्टिकल 292। आर्टिकल 292 क्या कहता है? भारत सरकार का ऋण या उधार लेना। तो भारत सरकार देश के भीतर या देश से बाहर किसी से भी ऋण या उधार ले सकती है, और मात्रा का निर्धारण माने कितना लेगी कितना नहीं लेगी ये संसद निर्धारित करता है। और गारंटी के तौर पे जब हम किसी से उधार लेते हैं तो कुछ अपना रखते हैं ना, तो गारंटी के तौर पे भारत का संचित निधि रहता है। इसी तरह से आर्टिकल 293 में राज्य सरकार उधार ले सकती है, केवल केंद्र राज्य के भीतर भारत में उधार ले सकती है, बाहर नहीं। और मात्रा का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है, और गारंटी राज्य की संचित निधि पर रहती है कि राज्य की संचित निधि से ही पूरी की जाएगी। शर्त है कि पुरानी ऋण मांग सकता है संसद राज्य से। जो संसद है वो पुरानी ऋण, जैसे पुराना लिया है उसको चुका नहीं पाया, दूसरा मांग रहा है, तो पुराना का मांग कर सकता है संसद कि पहले पुराना दो। आर्टिकल 299 में है संविदा। संविदा का मतलब होता है ठेका दे सकता है भारत सरकार किस मतलब राज्यों को या किसी को भी। आर्टिकल 300 है वाद या सूट कार्रवाई बोलते हैं। जब आर्टिकल 300 में भारत सरकार की कार्रवाई जो है उस पर मुकदमा हो सकता है भारत संघ के नाम से, और राज्य पर मुकदमा हो सकता है राज्य के नाम से। तो ये हो गया 2 आर्टिकल। अब है आर्टिकल 300 ए, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। इसे संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, और किसी व्यक्ति का संपत्ति कानून बनाकर ही ले सकते हैं। किसी व्यक्ति का जो संपत्ति है कानून बनाकर ही छीन सकते हैं, बिना कानून बनाए किसी व्यक्ति का संपत्ति नहीं छीन सकते हैं। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 301 क्या कहता है कि पूरे देश में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 302 कहता है कि संसद 301 पर रोक लगा सकती है लोकहित में। 304 कहता है कि राज्य विधानमंडल भी रोक लगा सकता है आर्टिकल 301 पर, तथा ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। अब ये तो हो गया सारा प्रावधान आर्टिकल का। अब हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। जो कैग की समीक्षा पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आय व्यय का जो विवरण होता है उसे लेखा कहते हैं, अकाउंट। लेखा की जांच जो करता है लेखा परीक्षक कहते हैं, ऑडिट। लेखा तैयार करने का कार्य लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग। एंड लेखा परीक्षण की जांच करने वाला ऑडिटर या लेखा परीक्षक कहलाता है। तो आर्टिकल 148 में 148 में 148 से 151 तक इसका प्रावधान है CAG का। तो आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति, कार्यकाल और हटाया जाना और वेतन संबंधी प्रावधान है। तो इसको जूम आउट करके थोड़ा देख लेते हैं कि जो कैग की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष की आयु होती है। हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की भांति 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से संसद के। और वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है इसका कैग का। कैग की स्वतंत्रता के प्रावधान। कैग स्वतंत्र है कैसे? इसको हटाने का कठोर तरीका है इसलिए स्वतंत्र है। वेतन भत्ते जो कार्यकालीन खर्चे होते हैं भारत की संचित निधि पर जाते हैं। इसकी पुनर्नियुक्ति प्रतिबंधित है, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती कैग की, तो इसलिए स्वतंत्र माना जाता है। लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा से जुड़े लोगों को सेवा शर्तों में परिवर्तन कैग के परामर्श पर ही होता है। तो ये भी इसलिए इन सारे प्रावधानों को जोड़ दिया जाए तो कैग एक स्वतंत्र पद है। कैग के कार्य क्या होते हैं? 149 आर्टिकल में कैग के कार्य जो है संसद निर्धारित करता है उस नियम बना करके। कौन सा नियम है? कैग अधिनियम 1971 के द्वारा कैग के कार्य 149 में है। पहला कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की लेखाओं का परीक्षण करता है। कैग क्या करता है? भारत सरकार एवं राज्य की सरकार की लेखाओं का परीक्षण करता है। दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राज्यों सरकारों का लेखांकन, जो राज्य सरकारों का लेखांकन है कैग तैयार करता है, माने CAG तैयार करता है। किंतु भारत सरकार का लेखांकन जो है CAG तैयार नहीं करता है। आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना भारतीय सरकार के विभाग खुद करते हैं। तीसरा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के भंडार गृह कि कहाँ से लैपटॉप लेना है, क्या करना है, इन सब का लेखा परीक्षण भी ये करता है CAG। फिर चौथा है लोक निगमों का लेखा परीक्षण जिन्हें कैग के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं रखा गया है।
ऐसे लोक निगम जिन्हें कैग के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं रखा गया है, उसका भी ये लेखा परीक्षण करता है। पांचवा है सरकारी कंपनियों का पूरक लेखा परीक्षण। पूरक माने होता है कि कोई भी सरकारी कंपनी हो, अगर एक बार ऑडिट तैयार हो गया तो उस ऑडिट को पुनः से जांच करता है। फिर है छठवां, सरकार के शुद्ध आय की गणना करना एवं प्रमाणित करना, आर्टिकल 279 के तहत। सातवां है राष्ट्रपति को लेखांकन का प्रारूप निर्धारित करने में परामर्श देता है कैग, आर्टिकल 150 में ऐसा लिखा गया है। फिर है आर्टिकल 151 में लिखा गया है कैग अपनी रिपोर्ट किसको किसको सौंपेगा, राज्य सरकार को सौंपेगा और संघ सरकार को सौंपेगा। जब संघ सरकार को सौंपता है तो राष्ट्रपति को देता है, और राज्य सरकार को सौंपता है तो राज्यपाल को देता है। फिर राष्ट्रपति इसको जो है संसद में रखवाएगा, और संसद में क्या होता है, लोक लेखा समिति को सौंपती है, और विधानमंडल में रखवाएगा, ये भी लोक लेखा समिति को सौंपती है। अब समीक्षा कैग की किया है, तो विगत वर्षों में कैग की भूमिका में कमियां रही हैं। कैग की भूमिका में अभी भी ब्रिटिश कालीन लक्षण विद्यमान है, ब्रिटिश काल से ही ये चला आ रहा है कैग पद। तो यह आय व्यय होने के बाद जांच करता है, माने आय व्यय जब हो जाता है तब जांच करता है, अर्थात 100 परीक्षण के बाद काम करता है। यह भ्रष्टाचार रोक नहीं पाता है, बल्कि होने के बाद उसका खाली पता लगा देता है कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सोशल ऑडिट, सामाजिक लेखा परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकें कैग प्रयोग नहीं करता है। सामाजिक लेखा परीक्षण का अर्थ है कि इस बात का पता लगाना कि व्यय से कितने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हुई है। मैंने घर घर जा करके पूछा जाए कि क्या आपके घर पे सड़क अच्छा बना है, ये सड़क कैसे बना है, आप अच्छे फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ को कितना लगा, क्या लगा, ऑडिट पूरा एकदम तैयार किया जाए। जैसे कि हमारे गांव में एक सड़क बनी है 200 मीटर की, उसमें लागत दिखाया गया है 20 लाख। अब पता नहीं करोड़ लिखा है कि नहीं लेकिन करोड़ लिखा है, 20 लाख करोड़ नहीं, 20 करोड़ ऐसे कुछ लिखा है, 19 करोड़। आप सोचो 19 करोड़ को 200 मीटर का सड़क 19 करोड़ का कुछ नहीं है, तो खाली लिखने के लिए है। तो इन सब का जांच हो अच्छे तरीके से तो ही काम हो पाएगा, इतना पैसा आता है। दूसरा है, अंबेडकर ने भी कहा है इसे भारतीय वित्त का प्रहरी कहते हुए, वॉचडॉग कहते हुए इसे महत्वपूर्ण अधिकारी की संज्ञा दी है। कैग ने इस रूप में प्रभावी भूमिका निभाई है। यह संसद एवं लोक लेखा समिति के मित्र मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। संसद के और लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैग ने समय समय पर कैग सक्रियतावाद का भी परिचय दिया है। सक्रियतावाद का मतलब होता है कि इसने जैसे मीडिया में बोल दिया है कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, सक्रिय होकर के इसको ख़त्म करना चाहिए, इस तरह से। और भारतीय वित्त के प्रहरी के रूप में भी प्रभावी भूमिका निभाई है। ब्रिटेन से तुलना, तो ब्रिटेन में जो है नियंत्रक के रूप, कैग जो है दो तरह से कार्य करता है, एक नियंत्रक के रूप में, एक महालेखा परीक्षक के रूप में। नियंत्रक के रूप में कि मतलब राजकोष का, जो यूके का राजकोष है, वहाँ से धन निकासी का नियंत्रण भी यही करता है। तो यही अब देखो ब्रिटेन से लिया गया भारत में, तो भारत में भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं, लेकिन नियंत्रक के रूप में तो कार्य करता ही नहीं। अब नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता, फिर भी कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक, लेकिन नियंत्रक के रूप में कार्य ही नहीं करता। क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब ब्रिटेन से अपना लिए हैं, तो इसलिए इसको नियंत्रक भी बोला जाता है यहाँ पे भी। फिर है स्थानीय सरकार। अब हम स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। एक है ग्रामीण स्थानीय सरकार, नगरीय स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार को जिला पंचायत, ग्रामीण स्थानीय सरकार को जिसे पंचायत कहते हैं, और नगरीय स्थानीय सरकार को जिसे नगर पालिका कहते हैं। ये पंचायत हो गया, नगर पालिका। नगर नगर पालिका का जो प्रावधान है भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243 तक है, और 12वीं अनुसूची में 18 नियम है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और ये भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243O तक। 11वीं अनुसूची 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ऐतिहासिक घटना क्या है? 1688 में पहला नगर निगम मद्रास में हुआ। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का मैग्नाटा या स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, ये तैयार किया। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, और उसमें ही दो शासन की व्यवस्था की गई। दो शासन प्रांतों में शुरू हुआ, और प्रांतीय विषय जो हैं दो हैं, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो जो आरक्षित विषय हैं वो क्या क्या हैं? आरक्षित विषयों पर इस पर गवर्नर निर्णय लेता है, और सलाहकारी कार्यकारी परिषद की सलाह पर, जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सब आरक्षित विषय हैं। पुलिस या कानून व्यवस्था क्या है? आरक्षित विषय हैं। और अनारक्षित या हस्तांतरित विषय कौन कौन से हैं? इस पर तो गवर्नर निर्णय लेता है, लेकिन यह निर्णय जो है विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, और यह एक मंत्री की सलाह पर निर्णय लेता है, और वह मंत्री कौन होगा? भारतीय होगा। जैसे स्थानीय सरकार, कृषि। तो स्थानीय जो सरकार है वो किसके अंतर्गत आता है? किस प्रांतीय विषय के अंतर्गत? हस्तांतरित प्रांतीय विषय के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो है
इसको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। फिर है 1935 का अधिनियम, इसमें प्रांतीय सूची का विषय बनाया गया है स्थानीय सरकार का। 1950 का भारत का संविधान में इसे भी राज्य सूची का विषय बनाया गया है। फिर है समान नागरिक संहिता 44 में होती है, तो ऐसे आ गया था चर्चा में, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना था। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा हुई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण माने लोगों की सरकार जो कि सत्ता के सबसे निचले स्तर पर सौंपी जाए, तो सरकार के बनाने एवं चलाने का अधिकार लोगों को सौंपना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। या ग्रास रूट स्तर पर सरकार के गठन और संचालन की शक्ति जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती संरचना को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती संरचना होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान के नौगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में 1777 और 78 में अशोक मेहता समिति आई, जिन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली की शुरुआत की। SC/ST महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक दलों की भागीदारी के बारे में इन्होंने बताया। फिर है 1986 का LM सिंघवी समिति, सिंघवी माने संविधान, तो इन्होंने संविधान इसको कहा कि संविधान का दर्जा दिया जाए। इसके लिए 64वां और 65वां संविधान संशोधन एक्ट लाया, लेकिन जो कि लोकसभा में पारित हो गई, राज्यसभा में पारित नहीं हुई। फिर बाद में 1992 से 73वें और 74वें संविधान संशोधन से ये पारित हो गया। फिर है पंचायतें, भाग 9 में पंचायतें हैं। पंचायतों में ग्राम सभा आती है। ग्राम सभा क्या होती है? इप वो नहीं होती है। ग्राम सभा जो है पंचायत का अंग नहीं है, बस ये क्या है, गांव में मतदाताओं का समूह है जो 18 वर्ष से उम्र से पार किए हैं, निर्वाचक मंडल है। 243A में क्या होता है? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ग्राम सभा का गठन करती है। 243B में पंचायतों का गठन है, ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर और जिला स्तर पर। मध्य स्तर पर जब राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो तो मध्य स्तर पर जो है पंचायतों का गठन होता है। नामकरण जो होता है वो ग्राम स्तर पर क्या होगा क्या नहीं, नामकरण इसमें प्रावधान नहीं है। 243C में जो है क्या है? संरचना है। किसकी संरचना? पंचायतों की संरचना है, ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर, जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मध्य स्तर पर निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और बैठकों को आमंत्रित सदस्य आते हैं। तो आमंत्रित सदस्य क्या होते हैं? आमंत्रित सदस्य यहाँ देखो, मध्य स्तर का यहाँ पॉइंट मैंने ए जोड़ा है, यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और कुछ बैठक आमंत्रित सदस्य होते हैं। कैसे कैसे आमंत्रित सदस्य होते हैं एक बार देख लेते हैं जूम आउट करके। ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पंचायत के प्रत्येक गांव के मुखिया आते हैं इसमें मध्य स्तर में आमंत्रित सदस्य में। फिर लोकसभा और विधानसभा के सदस्य आते हैं जिनके चुनाव क्षेत्र का हिस्सा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसमें आ रहा हो उस क्षेत्र में। और तीसरा कौन आता है? राज्य विधान परिषद के जो निर्वाचन, जैसे कि वोट देने वाले हैं उस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। ये होता है इनका मतलब संरचना होती है। इसी तरह से जिला स्तर पर भी निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं और कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं। आमंत्रित में फिर वही मध्य स्तर के, ये जिला है तो जिला में मध्य स्तर के पंचायत स्तर के मुखिया आएंगे और जो लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य आएंगे जिनका जो है चुनाव क्षेत्र वही है, या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से। और यहाँ पे राज्यसभा या विधान परिषद के वे सदस्य आएंगे जो मतदाता के रूप में वहाँ पे नामांकन है उनका। तो इस तरह से संरचना होती है। बाकी 243D में आरक्षण है, SC/ST OBC का, SC जनसंख्या के अनुपात में सबका आरक्षण है। महिला के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। जैसे SC का सीट 100 है तो 100 में से 1/3 महिला के लिए आरक्षित है, इस तरह से। फिर उसके बाद आपका है 243C हो गया। अब ये 243D और इसके बाद D आरक्षण हो गया। फिर है पंचायतों का अध्यक्ष 243 इसी में है। पंचायतों का अध्यक्ष के बारे में 243C है कि E है, मुझे पता नहीं, EC है। पंचायतों के अध्यक्ष के बारे में 243C में ही वर्णन है। तो इसमें ग्राम स्तर के जो अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे, मध्य स्तर के अप्रत्यक्ष चुनाव होता है अध्यक्षों का और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनते हैं। ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष चुने जाते हैं ये राज्य विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा कि कैसे चुने जाएंगे। और मध्य स्तर पर अप्रत्यक्ष रूप से जो मध्य स्तर के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं अपने में से किसी एक का जो है अध्यक्ष चुनाव करते हैं। जिला स्तर भी ऐसे जिला स्तर के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। देन कार्यकाल जो होता है, पंचायतों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन की तिथि से, और नई पंचायत का चुनाव
कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व होता है। विघटन राज्य सरकार द्वारा होता है और नई पंचायत का चुनाव इसके कार्यकाल के शेष अवधि के लिए होगा। किंतु यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो पूरे 5 साल के लिए कार्यकाल होगा और विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर ही चुनाव करा लिए जाएंगे नए। और 243 में सदस्यों के लिए अयोग्यता, विधानमंडल अयोग्यता तय करती है कि कौन सदस्य अयोग्य हैं पंचायतों के लिए। 243 के जी में है ग्रामीण अनुसूची में कि 29 सब्जेक्ट पंचायतों का अधिकार है, जी में शक्ति है पंचायतों की। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को शक्तियाँ सौंपता है और पंचायतों के लिए निधि जो धन का संबंध है वो एच से है और एच में राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को कर लगाने वसूलने का छूट देता है और राज्यों द्वारा पंचायतों को सहायता अनुदान देना, पंचायतों के लिए अलग फंड की स्थापना भी करता है। 243 एच। 243 आई से इनकम होता है। इनकम में क्या करता है, इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रतिवर्ष। ये होता है पंचायतों के लिए वित्त आयोग 243 आई। तो इनका गठन 5 वर्ष या जैसे वित्त आयोग होता है ना, तो वित्त आयोग तो होता है, एक मेन होता है 280 जो राष्ट्रपति को सलाह देता है और ये क्या करता है कि राज्यपाल को सुझाव देता है कि राज्य की आम का पंचायतों के बीच बंटवारा कैसे, राज्य की आय का पंचायतों के बीच बंटवारा कैसे किया जाए, पंचायतों को सौंपे जाने वाले कर के विषय में, राज्य द्वारा पंचायतों को सहायता एवं अनुदान के विषय में, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के विषय में और राज्यपाल को सौंपे विषय के सुझाव, मतलब राज्यपाल जो विषय सौंप दे उस पे विषय में ये देता है वो, मतलब अपना व्यू देता है। फिर है वित्त आयोग, ये हो गया। फिर आ गया आपका 243 के में निर्वाचन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा फर्ते राज्य विधानमंडल द्वारा होती है निर्धारित और इसको हटाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही 2/3 सदस्यों के बहुमत से। अपवाद क्या है, इस जिसमें 73वें संविधान संशोधन को लागू नहीं होता है, जो इस जिसमें 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है वो कौन कौन से हैं ऐसे अपवाद जिनमें 73वां संविधान संशोधन या पंचायत नहीं लागू होती है। एक तो है 5वीं 6वीं अनुसूची, अगर लागू करना है तो संसद कानून बनाएगा। नागालैंड मेघालय मिजोरम में नहीं लागू होगा। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं होगा। ये सी है 371 सी, मणिपुर वाला 371 सी वाला जो राज्यपाल निर्धारित करता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में। और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ गोरखालैंड पर्वतीय प्रसिद्ध है वहाँ भी लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी लागू नहीं होगा। यदि लागू करना पड़े तो राज्य विधानमंडल विशेष बहुमत से कानून बनाएगी। फिर है भाग 9 के ए में नगर पालिका है। भाग 9 के ए में नगर पालिका है म्यूनसिपल। तो नगर पालिका में देखो, महानगर में क्या होती है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। बृहत नगर होता है, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र और संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है। संक्रमणकालीन क्षेत्र में होता है ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। तो आर्टिकल 243 क्यू जो है नगरीय क्षेत्रों के गठन से संबंधित है। नगरीय क्षेत्रों के गठन में जो महानगर हैं उन्हें नगर निगम कहा जाता है और बृहत्तर नगर है, महानगर और बृहत्तर नगर को नगर निगम कहते हैं। लघुत्तर नगर निगम नगरीय क्षेत्र को नगर पालिका परिषद और संक्रमणकालीन क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। अब देखिए, तो नगर पंचायत में आ जाता है कोई कोई, जब संक्रमणकालीन क्षेत्र जो गांव का एरिया होता है शहर के रूप में विकसित होने लगे तो नगर पंचायत में आ जाता है। और जब लघुत्तर नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उन्हें नगर पालिका परिषद कहते हैं और जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र होते हैं और महानगर उन्हें नगर निगम कहते हैं। 243 आर में संरचना है, नगर पालिका की संरचना है कि प्रत्येक वार्ड से सदस्य का चुनाव होगा, निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कौन कौन होंगे, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान हो और राज्य विधानमंडल द्वारा समितियों के अध्यक्ष या वार्ड समिति को छोड़कर जो हो उन्हें राज्यपाल मनोनीत करेगा। और आमंत्रित सदस्य कौन कौन होते हैं, लोकसभा विधानसभा के जिनका चुनाव आंशिक रूप से वहाँ पर आता हो उस क्षेत्र में, और राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य जो मतदान क्षेत्र के लिए मतलब उपयुक्त हो वहाँ पे। वार्ड समितियाँ क्या होती हैं, तो वार्ड समितियाँ जो बनती हैं 243 इसमें वार्ड समितियाँ हैं जो कि 3 लाख की जनसंख्या से अधिक हो तब बनती हैं। एक वार्ड से मिलकर अध्यक्ष वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। एक वार्ड से मिलकर अध्यक्ष जो है वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है। एक से अधिक वार्ड जब मिलते हैं तो अध्यक्ष वार्ड के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। आर्टिकल 243 डब्ल्यू क्या कहता है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल शक्तियाँ सौंप सकता है। 243 वाई क्या कहता है कि निर्वाचन है। 243 वाई क्या कहता है, निर्वाचन। और 243 जेड ए क्या कहता है, नगर पालिकाओं का वित्त आयोग है। 243 वाई में जो है नगर पालिकाओं का वित्त आयोग है। 243 वाई में नगर पालिकाओं का वित्त आयोग है
और 243 ZA में नगर पालिकाओं का निर्वाचन है। 243 ZA में क्या है, नगर पालिकाओं का निर्वाचन है। और फिर अपवाद 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र, इसमें भी जो है 74वां संविधान संशोधन नहीं लगता है। कहाँ कहाँ, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची और दार्जिलिंग के वो वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, दार्जिलिंग के कौन से क्षेत्र में, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं लागू होता है। तो ये हो गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 243 W क्या बताता है, शक्तियों के बारे में, Y क्या बताता है, वित्त आयोग के बारे में। तो ये हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, और सेम विशेषताएं 74वें की भी हैं, लेकिन नगर पालिका कर देना है बस। बाकी थोड़ा सा और बचा है, उसको हम कवर करके देन आगे का क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू।